नमस्कार, नक्षत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत न्यूज। तो सोते हुए भारत को जगाने और झकझोरने का काम पत्रकारिता ने हमेशा से किया। आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को अगर याद करें तो हमारे सारे प्रमुख नायक एक सफल पत्रकार थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय सरीखे न जाने कितने क्रांतिकारियों, समाज सेवियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबार निकाले और स्वतंत्रता की लड़ाई में यह मील का पत्थर भी साबित हुआ। आजादी की लड़ाई के समय हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में निकले अखबारों का मूल स्वर राष्ट्रवादी और समाज सुधारक था। आजादी के जज्बातों से सरोबार पत्रकारिता उस समय देश को जगाने का काम कर रही थी और आज इस बदलते युग में यही काम झारखंड में नक्षत न्यूज कर रहा है। पेश है विशेष पेशकश जन सरोकार के मुद्दे। वैसे तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन सब के बीच समन्वय और संतुलन कायम रहे। खासकर आज चौथा स्तंभ मीडिया और लोकतंत्र में सर्वोपरि विधायिका के बीच समाज की समस्याओं को फोकस करते हुए सरकार के सामने एजेंडा खड़ा करना मीडिया की मुख्य जिम्मेदारी है। नक्षत न्यूज ने भी इस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नक्षत्र न्यूज ने आम आदमी के सरोकार की खबरों को तवज्जो दिया। हमने सरकार और प्रशासन को आईना भी दिखाया। नतीजा नक्षत्र न्यूज की आवाज सदन में भी गूंज उठी। खबर नंबर 1, शोलों के बीच धधकता झारखंड। हमने झारखंड के उन इलाके के लोगों के नब्ज को टटोला जिनकी जिंदगी कोयले की आग के कारण नर्क बन चुकी है। लोग रोज इसी आशंका में जीते हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। सुनिए कैसे सदन में नक्षत न्यूज की इस मुहिम का साथ दिया जेएमएम के विधायक जगन्नाथ महतो ने। चैनल द्वारा प्रसारित किया गया है। सरकार इस पर विशेष ध्यान देने हेतु मांग करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान नहीं दिया गया पूरे झारखंड जल के खत्म हो जाएगा। खबर नंबर 2, आम आदमी की जेब काटते शराब ठेकेदार। देश का इकलौता राज्य है झारखंड, जहां सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। सूबे के शराब माफिया जितना राजस्व सरकार को देते हैं उससे कहीं अधिक वे प्रिंट से ज्यादा दामों पर शराब बेचकर अवैध वसूली भी कर लेते हैं। यानी सरकार को देते हैं लगभग 6 अरब रुपए, लेकिन वसूलते हैं लगभग 8 अरब की राशि। कांग्रेस के विधायक ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार को सचेत भी किया। नक्षत्र टीवी में भी इसको देखा था और मैं पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे झारखंड में जो शराब व्यवसायी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये लोग मिलकर प्रिंट रेट से 10 से 20% ज़्यादा रेट में शराब बेच रहे हैं, जिससे झारखंड के कंज्यूमरों का रोज़ करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है। और हम आज सदन में भी इस मामले को उठाए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रिंट रेट से अधिक जो माल बेच रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो संरक्षण दे रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाए। खबर नंबर 3, मुफलिसी ने ली पारा शिक्षक की जान। पलामू जिला न केवल खूबसूरत जिले के रूप में जाना जाता है, बल्कि जिले में व्याप्त गरीबी, भूखमरी और नक्सलवाद भी इसके प्रतीक बन चुके हैं। इलाके के एक पारा शिक्षक राजेंद्र की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वे बीमार थे और उन्हें करीब 10 महीनों से मानदेय भी नहीं मिला था। इस मामले में जब नक्षत न्यूज ने पहल की, तब नक्षत न्यूज का साथ दिया हुसैनाबाद के बसपा विधायक शिवपूजन मेहता ने और सदन पारा शिक्षक के मौत के मामले से गूंज उठा। राजेंद्र राम की मौत, जो रामसुधुआ विद्यालय में मतलब पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और जिनकी मौत मानदेय के अभाव में हो गया, उसमें सड़क जाम भी हुआ, अनुमंडल का घेराव भी किए पारा शिक्षक लोग और हम सदन में भी आवाज उठाए और सरकार का ध्यान आकृष्ट करा मतलब नहीं हो पाया है। सरकार अपने संज्ञान में मामले को नहीं ली है। अगर पारा शिक्षक को
मतलब नौकरी और मुआवजा अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से पुनः हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे और इसके लिए विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। नक्षत्र न्यूज का धन्यवाद। नक्षत्र न्यूज के लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लेकर के और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया। इसके बावजूद भी सरकार अपने संज्ञान में मामले को नहीं ली है। नक्षत्र न्यूज ने एक ईमानदार पहल की है सच को सामने लाने की, क्योंकि हमने अपने पंचलाइन सच की ताकत को ही अपनी असली ताकत बनाया है और हमारे इसी जोश और जुनून से भरे जज्बे को आपने ही परवान भी चढ़ाया है। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता हमारी पहचान, हम लाएंगे झारखंड में नया बिहान। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अरविंद प्रताप, नक्षत्र न्यूज। तो हमारी एक ईमानदार कोशिश थी कि कैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को सरकार तक पहुंचाई जाए, आप सब तक पहुंचाई जाए। तो हमने 3 विषय को उठाया था और तीनों झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला, आग, 5 लाख लोग झरिया पर, और अगर बात करें रामगढ़ जिले की तो लगभग 7 लाख लोग माइग्रेट होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। और शराब की अगर बात करें तो ये कितनी बड़ी दुखद बात है। 6 अरब रुपए की राजस्व की वसूली सरकार करती है और 8 अरब की राशि की वसूली जो है यहां पर सिंडिकेट यानी कि शराब माफिया करते हैं। और अगर पारा शिक्षक की मौत की बात करें तो ये शायद झारखंड के लिए बेहद शर्मनाक है कि एक पारा शिक्षक मानदेय के अभाव में यहां पर दम तोड़ देता है। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मधुरशील जी हैं, उनसे बात करेंगे और तमाम उन मुद्दों को टटोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मधुरशील जी, स्वागत है आपका। महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड के संदर्भ में अगर जन सरोकार की बात करें। अगर हम शुरुआत झरिया से करें, झरिया में 5 लाख लोगों को सरकार ने नोटिस थमा दिया है कि आप शहर खाली करिए। ऐसे में जो वर्षों से जमे हैं, जहां पर उनकी पूरी संवेदनाएं लगी हुई है जिस शहर से, आखिर वो कैसे जाएंगे कहां? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि झरिया का मामला पिछले कई दशकों से चला आ रहा है और बीसीसीएल जो वहाँ से कोयला निकाल करके मुनाफा कमाता है जी, या जो सियासत करते हैं लोग, या तमाम सरकारें भी दोषी हैं। राज्य सरकार की भी दोषी है जी, और केंद्र सरकार का भी उतना ही दोष है, चूँकि कोल इंडिया जो है वो केंद्र सरकार की इकाई है जी, और बीसीसीएल कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई है जी। तो सीसीएल क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि आगजनी की इस तरह की घटनाएं होती हैं। बीच नेशनल हाईवे पर ही अभी 3-4 साल पहले आग बीच हाईवे पर ही एकदम ये निकल गया था। बहुत तरह की स्थितियां बनी थी खराब। झरिया का जो मामला है, जब तक आप जो लोग जहाँ रहते हैं, जमीन को लोग भूमि को माता के रूप में यहाँ देखते हैं, बिल्कुल धरती माता बोलते हैं, धरती आबा। और आप जहाँ जिसने जन्म लिया, जो आदमी पला बढ़ा, उसके बाद वहीं नौकरी किया, व्यवसाय किया, वहाँ की गलियों में खेला दौड़ा, जहाँ बचपन उसका बीता है, युवावस्था वहाँ जिसने गुजारा है, और उसको आप बहुत आसानी से नोटिस, एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देते हैं जी और कह देते हैं कि आप खाली कर दीजिए। वो जाएंगे कहाँ? जी बिल्कुल। सवाल है कि आप इतने वर्षों से 12,000 करोड़ रुपये का विस्थापन के लिए, जो कोयला से प्रभावित लोग हैं उस आग से जी, उनके विस्थापन के लिए 10 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान किया, कोयला मंत्रालय के द्वारा, लेकिन न मुआवजे की राशि अब तक किसी को मिली, न विस्थापन के लिए कोई लोकेशन तय किया गया कि आखिर नया झरिया कहाँ बनेगा, बसेगा। बिल्कुल। तो ये केवल टालने की स्थिति बनती जा रही है। अभी हर बार कोई ना कोई दुखद घटना होती है। कल की घटना है कि वहाँ एक लड़का खेलते हुए ऐसे जगह जा पहुँचा, अचानक से वो गोफ बन गया कि वहाँ पर वो कोयले का आग की लपट थी और उसमें वो जल गया। गंभीर रूप से वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है जी। बिल्कुल। और चूंकि संवेदना मर चुकी है, तमाम जो इससे संबंधित लोग हैं, जो अधिकारी हैं या दावा करते हैं कि सब, तो ये संवेदना मर चुकी है कि रोज लोगों के घर गिर रहे हैं उस आग के नीचे आकर के। आज सोया है, कल वो आग के हवाले हो जाएगा कि जिंदा बचेगा। वो इस भय के वातावरण में लोग, वहाँ के लोग रह रहे हैं, वहाँ के रहवासी जो हैं जी। लेकिन जिनको उनका समाधान ढूंढना है जी, वो चैन की नींद सो रहे हैं जी। तो ये एक, कई बार उसके लिए आंदोलन भी हुआ, जन आंदोलन हुआ, लेकिन उसका असर अब तक नहीं हुआ है। लेकिन एक मुहिम नक्षत्र न्यूज के माध्यम से छेड़ी गई जी। विधानसभा में कई विधायकों ने, राज सिन्हा और संजीव सिंह, जो राज सिन्हा धनबाद से विधायक हैं और हालांकि सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं लोग, और उन लोगों को भरोसा ये था कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ है और केंद्र में भी
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है, जी। तो उन विधायकों को और वहाँ के लोगों को एक उम्मीद, और सांसद भी बीजेपी के हैं धनबाद से, पीएन सिंह, तो कई संयोग इस तरह के इस बार हैं, तो उम्मीद लोग कर रहे हैं कि समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन गति अभी बहुत धीमी है, या यूँ कह लें कि उस शून्य पर ही है। सरकार का जवाब उस पर अभी तक आया नहीं है, केवल आश्वासन मिला जब जो उनका सवाल था। केंद्र सरकार के लिए कौन पहल करेगा? पीएन सिंह का उस दिन बयान हम लोगों ने दिखाया था लोगों को कि पीएन सिंह की क्या इच्छा है, कैसे वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक उन्होंने भी संघर्ष किया इसके लिए। तो इस बार अगर ये प्रयास करते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग, बीसीसीएल के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी और झारखंड सरकार, तो ये समस्या कोई बड़ी नहीं है। अब जमीन के नीचे अगर आग आ गया है तो अभी कई तकनीक विकसित हुआ। ऐसा नहीं कि हर जगह इस तरह की, जहाँ भी कोयला क्षेत्र है हर जगह ये स्थितियां हैं, तो सब जगह से वो एक नई स्थिति है। रामगढ़ जिले की बात विस्थापन ही नहीं होता है। रामगढ़ जिले में तो ज्यादा आबादी प्रभावित है। यहाँ तो एक नई शुरुआत हो रही है आग की, ज्यादा आबादी रोकने की कोशिश नहीं हो रही। लेकिन वो उस जैसे अभी वो शुरुआत है, अभी वहाँ पर आप कई तरीका उसमें है। ऑस्ट्रेलिया से उस दिन सीसीएल के एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी आए हुए थे। विदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ तुरंत उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आग पर काबू पा लिया जाता है, आग को रोकने का। चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो आग लगेगी उसमें। उसको ऑक्सीजन न जाए, क्योंकि माइंस के अंदर हवा का प्रवेश नहीं रहेगा, आग नहीं लगेगी। तो वो इस फार्मूले पर जब एक लेमैन और एक आम आदमी जानता है, और इनके पास पैसा भी है, अधिकारी भी हैं, सारा संसाधन है, फिर क्यों नहीं आप उपाय कर रहे हैं? चूंकि उसके पीछे इनका खेल चलता है, जो इनका उत्पादन का, प्रोडक्शन का लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य जब पूरा नहीं होता है तो उसी का बहाना बनाते हैं कि प्रोडक्शन तो होता लेकिन वो कोयला जल जा रहा है। कभी कभी आप देखेंगे सीसीएल क्षेत्र में ओपन कास्ट माइंस जहाँ है, वहाँ माइंस में आग नहीं लगी अगर, तो जहाँ डंप करते हैं वहाँ आग लगवा देते हैं लोग। अब वहाँ पता नहीं चलेगा कि आप 1000 टन कोयला रखे थे, मतलब जो मानक तय किए गए हैं उसे भी वहाँ पर पूरा नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल ये यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सी आखिर वो नीति है मधुशील जी कि जिन इलाकों से कोयले निकलते हैं, जिनके धरती को के सीने को चीरकर कोयला निकाल लिया जाता है, उनके गांवों की गलियों में मुफलिसी ही पसरी रहती है, उनके गांव में बिजली नहीं पहुंचती, तमाम अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो नहीं पहुंचती, वहां पे दिखता नहीं है कहीं भी कोयलांचल के इलाकों में। देखिए आज आप जबकि कोयला क्षेत्र के में जो गाँव या जो कस्बा पड़ता है या जिनकी ज़मीनें वहाँ ली गई, चाहे वो निजीकरण था, निजी हाथों में जब कोयला का काम था तब, या अभी जब है तब। एक टाइम था जब कोयला क्षेत्र में, कोयल माइंस में काम करने के लिए जब लोग नहीं मिलते थे तो आपने बाहर से बुला करके लोगों को वहाँ पर काम दिया, रहने की जगह दी। और आज आप कह रहे हैं कि खाली कर दो। अब पूरी ज़िंदगी 3-3 पीढ़ी जिसकी वहाँ गुजर गई, दादाजी आए थे, आज उनके पोता पर पोता वहाँ पर ये कर रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे इस स्थिति में? जब तक आप या तो ठोस विकल्प दीजिए, या तो जो आग लगी हुई है उसको ये कीजिए। सीएसआर फंड का कहाँ आप यूज करते हैं? उस क्षेत्र के कल्याण के लिए, जिस क्षेत्र में आप व्यवसाय कर रहे हैं, हर औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसा होता है। कहीं कहीं मानक है 5 किलोमीटर रेडियस, कहीं कहीं 8 किलोमीटर रेडियस, कहीं 12 किलोमीटर रेडियस का भी है। तो आप जहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, उन इलाकों में बुनियादी सुविधा आपको मुहैया कराना है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क। लेकिन आप कोयला क्षेत्रों में जाकर के आप देख लेंगे कितनी दुर्गम स्थिति में, कितनी मतलब एक जल्लत भरी जो जिंदगी, बिल्कुल जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, संवेदनहीनता की जो स्थिति है कोयलांचल के इलाकों में साफ देखने को मिलती है। सीने चीर कर कोयले निकाले जाते हैं, लेकिन पलटकर कोई देखने वाला नहीं है उस इलाके में कि लोग कैसे जीते हैं, किस अभाव में जीते हैं और उनकी जरूरतें क्या है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो तमाम उन और मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो बेहद जरूरी हैं।